हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त 2019 को मैं फिर आपका करंट अफेयर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें 3 अगस्त 2019 में बनने वाले जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आया हूँ। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक है कि शेयर ज़रूर किया कीजिए। देखिए, इतनी मेहनत होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करने के बाद भी, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती होती है या कोई मिस्टेक होती है या जहाँ पे आपको कोई फुलफिल नहीं हो रही है एस्पिरेशंस, तो आप बताओ ना, करेंगे ठीक, क्या दिक्कत है, कर ही रहे हैं ना। इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, दिन बाय दिन रात बाय रात लगे हैं, एक एक व्यक्ति काम कर रहा है। किस लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए कर रहा है ना। तो चलो, अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। वो क्या है? वो ये है कि 2019 विश्व बधिर युवा बैडमिंटन वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन से जो लड़की जीती है, जिसका नाम है जेरलिन एनिका। क्या नाम है? जेरलिन एनिका। वो किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से वो आती हैं? तो दोस्तों, जेरलिन एनिका आती हैं तमिलनाडु से। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। अभी वे देख लें कि कौन है। यह है वो लड़की। दोस्तों, ये सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए कितनी मेहनत है। इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं। टोटल 4 मेडल जीते हैं, ठीक है। इनकी उम्र केवल 15 साल है, ठीक है दोस्तों। और ये वहाँ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 2018 में एक क्वेश्चन आता है कि 2018 में ग्लोबल GDP रैंकिंग में भारत किस स्थान पर फिसल गया। 2018 में जो ग्लोबल GDP रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान आया है 7वें नंबर पर, ठीक है। अब देखिए, ये UK से भी पीछे चला गया। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई गणना होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत 2.73 के करीब आकर टिका है, ठीक है दोस्तों। जिसमें फ्रांस की 2.78 ट्रिलियन डॉलर। देखिए, ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है कि खरब डॉलर, खरब ऊपर से डॉलर, ठीक है दोस्तों। और UK से भी पीछे, जिसका है 2.82। तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इंडिया वैसे तो उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि किस राष्ट्र ने स्कूलों, हस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन में बुर्का और नकाब सहित चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक ऐसा देश है जिसने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो स्कूल है चाहे वो अस्पताल है, वहाँ पर बुर्का या मुंह पर नकाब नहीं पहन सकते। तो वो कौन से देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाने वाला देश है नीदरलैंड्स। तो इसका आंसर बनता है डी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे, जरा देख लें। तो दोस्तों, जो बुर्का वाला सिस्टम, अब देखिए, नीदरलैंड्स की जो राजधानी है वो एम्स्टरडैम है। क्या है? एम्स्टरडैम। और वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। देखिए, यूरो करेंसी का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ही। तो उसी से करेंसी यूरो आती है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। 3 केंद्रीय सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम काबिल स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो वो कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? तो वो है नेल्को, HCL और MECL। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए, ये तीनों कंपनियां मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगी, एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगी जो होगी काबिल, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो देश को जितने भी खनिज पदार्थ चाहिए वो उसके लिए अपना काम करेगी, उसकी सप्लाई को मुहैया करवाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे।
अब आता है चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपने पायलट प्रोजेक्टों में कितनी ई कार लॉन्च की है। दोस्तों भारतीय सेना ने एक पायलट प्रोजेक्ट में, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा भारत देश कितना बड़ा है, अगर मैं कोई स्कीम को या किसी योजना को पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च करना चाहता हूँ तो उसके अंतर्गत मेरा मकसद ये होगा कि जो स्कीम मैंने बनाई है, जो भी योजना मैंने बनाई है, क्या वो योजना सही है, कहीं उसमें कोई खामियां तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए मैं केवल एक राज्य में अगर लगा देता हूँ, ठीक है, उस योजना को, फॉर एग्जांपल मैं उस योजना को सिर्फ दिल्ली में लगा दूंगा, ठीक है, या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगा दूंगा, या सिर्फ बिहार में लगा दूंगा, किसी एक राज्य में लगा दूंगा, और उसका काम को 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए निगरानी रखूंगा, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट पर कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि कुछ ऑफिसर्स की कारों को इलेक्ट्रिक कार्स दे दी गई हैं, तो वो कितनी है, टोटल 10। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय पत्रकार को चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ये। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है रवीश कुमार को, तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये रवीश कुमार कौन है, अब देख ले जरा। देखिए ये है वो व्यक्ति रमेश कुमार, और ये है रेमोहन मैग्सेसे अवार्ड जो उनको दिया जा रहा है, ये पत्रकार है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। अब जब रेमोन मैग्सेसे की बात आती है तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल में देख लें। देखिए जो रेमन मैग्सेसे नाम आ रहा है, ये फिलीपाइन के, किसके, फिलीपाइन देश के। दोस्तों जो रेमोन मैग्सेसे की बात आ रही है, ये फिलीपाइन देश के हैं, एक बड़े नेता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1958 के करीब हुई। कब हुई, 1958 के करीब हुई। ठीक है दोस्तों, फिलीपाइंस में ये दिया फिलीपाइंस के ये नेता थे, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति थे, और 1958 से शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किस कारणों के अंतर्गत दिया जाता है, जरा ये समझने की जरूरत है। अच्छी गवर्नेंस के लिए, किसके लिए, अच्छी गवर्नेंस के लिए। देखिए गवर्नेंस क्या होती है कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को सही तरीके से चलाना। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भी कुछ करेजियस पीपल या अच्छे लोगों को डेमोक्रेटिक समाज में ये दिया जाता है। देखिए अब जो ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है, ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो हम चलते हैं आगे। देखिए नोबल पुरस्कार होता है ना, उसके बराबर का पुरस्कार है ये याद रखिएगा। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि किस भारतीय राज्य ने ड्रोन द्वारा 40,000 गाँवों की मैपिंग और भूमि सर्वेक्षण, ड्रोन द्वारा 40,000 गाँवों और मैपिंग और भूमि सर्वेक्षण आयोजन करने के लिए भारत के सर्वेक्षण में एक समझौता हस्ताक्षर किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है बी। महाराष्ट्र ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकालने वाले बहुत से काम कर रहा है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वहाँ की कैपिटल है मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 7वां क्वेश्चन, वो क्या है कि 52वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आसियान के बारे में आपको पता ना, 52वें एशियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स की मेज़बानी कौन सा जगह करेगा, तो वो करेगा बैंकॉक, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एशियन की जैसा कि हमने बात की कि इसकी जो ऑर्गेनाइज होगी वो बैंकॉक में होगी, और 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी, जिसमें हर देश के विदेश मंत्री भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब एशिया की बात आती है तो इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल इकाई है। ठीक है दोस्तों,
इसमें टोटल 10 देश आते हैं, टोटल 10 देश आते हैं। अब देखो इसका गठन हुआ था अगस्त 6, 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 8वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल के लिए किस सदस्य को प्राधिकरण के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है? तो वो है अनुज अग्रवाल। तो इसका आंसर बनता है सी। इनको 3 महीने के बेसिस पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये है वो व्यक्ति। अब आता है 9वां क्वेश्चन का, वो क्या है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है कपिल देव। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, ये कपिल देव, देखिए ये कपिल देव जी को दिया गया है भारत गौरव अवार्ड, इंडिया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है कि भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को अपना सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। अब देखिए ये किसने किया है, एक फाउंडेशन है उसने किया है। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त को ईस्ट बंगाल क्लब ने, ठीक है दोस्तों, किसने? ईस्ट बंगाल क्लब ने, एक फाउंडेशन है उसने किया है। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजिटल जांच और पुलिस जांच के लिए आइरिस स्कैनिंग को अपनाने में पहला बना है? देखिए पुलिस की जांच में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है ना, उसमें फिंगरप्रिंट डाटा, जिसमें अंगूठे लगाना, फिंगरप्रिंट लगाना, और आंखों के आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या होता है, ये आंख होती है ना, इस पुतलियों को आगे कैमरा रख के मैच करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्या ये वही व्यक्ति है, कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है। इससे क्या होता है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है जो और पुख्ता हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, हम जैसों को। तो ये काम महाराष्ट्र ने किया है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस है, वहाँ की राजधानी मुंबई है, हम बात कर ही चुके हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 11वां क्वेश्चन कि नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नए कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं गिरिराज प्रसाद गुप्ता। तो इसका आंसर बनता है ए। बोलना नहीं है इसको, ठीक है, कंट्रोलर एडिटर जनरल कैग। ठीक है दोस्तों, उसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, ये बने हैं। देखिए कैग का काम क्या होता है, कैग का काम होता है, मैंने पॉलिटी की क्लास में भी करवाया है, अब जो क्लास पॉलिटी चल रही है उनमें भी बात होगा। कैग का काम क्या होता है कि सरकार जितना भी खर्चा करती है, सरकार जितना भी खर्चा करती है उस खर्चे की जांच की जाती है। तो वो कौन सा ऑफिस करता है जांच? ये करता है, और इसका ऑफिस संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बना है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस संविधान से इसकी टेन्योर, सैलरी ये सब फिक्स की गई है। ठीक है, और मतलब ये इसलिए किया गया है कि सरकार अगर अपना पैसा खर्च करती है तो उसका गलत खर्च ना हो। ठीक है दोस्तों, उसका गलत खर्च ना हो, उसी के अंतर्गत कैग का गठन किया गया था। अब देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, कितना खर्च किया, कैसे खर्चा किया, उसकी रिपोर्ट्स की ऑडिट करता है ये। ठीक है, और ऑडिट होने के बाद, मतलब उसका सर्वेक्षण होने के बाद ये पार्लियामेंट में रखी जाती है इसकी रिपोर्ट कैग की। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब ये है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने, आपने इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्गो की तेज आवाजाही के लिए पहले नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का आयोजन करेगा? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी डिटेल्स हैं। तो इसी के साथ मैं आपका एग्ज़ामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों शेयर ज़रूर किया कीजिए, मुझे लगता है कि शेयर में ही कमी बहुत दे रहे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, बाय।